So hello guys, welcome again to our class that is Mohit Sir Physics. So today we are going to discuss some another questions of our new chapter that is capacitance. देखो इससे पहले लास्ट जो है हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक जो है वो डिस्कस कर लिया था। तो क्वेश्चन 9 जो था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो अगर एक बार आपने नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख ले भाई। कॉमन पोटेंशियल के ऊपर जो था वो बेस था क्वेश्चन, क्लियर है। तो आज हम आगे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। जो हम डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस है थोड़े से लग रहा है, वैसे तो डीसी पढ़ने में आपको पता है लेवल जो है धीरे धीरे इंक्रीज़ होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम कुछ जो उसके क्वेश्चंस हैं जो लेवल 1 के स्टार्टिंग से वो भी डिस्कस कर रहे हैं, क्लियर है। सो अभी हम क्वेश्चन नंबर 11 से देखेंगे। सबसे पहले इसमें बोल दे रहा है एक डाइलेक्ट्रिक। क्वेश्चन मैंने थोड़ा शॉर्ट करके लिखा है, क्वेश्चन लेंथी था। सो डाइलेक्ट्रिक इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर has a dielectric constant of 3.60 and dielectric strength that is equal to 1.60 into 10⁷ वोल्ट पर मीटर, ये दिया गया है आपको। और कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 1.25 इंटू 10⁻⁻9 फैरेड, ये यहाँ तक दिया गया। पहले यहाँ तक समझेंगे। इसमें बोल दे रहा है कि आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें आपने डाइलेक्ट्रिक जो है वो डाल रखा है भाई, क्लियर है। और उसका जो वैल्यू है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो आपके पास 3.60 दिया गया है। और वहीं उसकी स्ट्रेंथ भी दी गई है हमें, डाइलेक्ट्रिक की स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, कितना कोई एक मटेरियल जो है वो उस चीज़ को टॉलरेट कर सकता है, क्लियर है। जैसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की बात हो रही है तो वो मटेरियल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड को टॉलरेट कर सकता है पर मीटर, ठीक है, उसे आप बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। और वहीं आपको उसी कैपेसिटर का वैल्यू भी दे रखा है जिसके बीच में अपने डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करा है। और उसमें बोला है मस्ट बी एबल टू विदस्टैंड ए पोटेंशियल डिफरेंस 5500 जो है उसने पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया है उसी टाइम पे जब आपने डाइलेक्ट्रिक को डाला था, क्लियर है। सो उसी केस में आपको मिनिमम एरिया कैलकुलेट करना है। उस कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं उनके बीच का कम से कम जो एरिया है वो आपको सिंपली कैलकुलेट करना है। तो देखेंगे सबसे पहले जो गिवन टर्म्स है वो लिख लेंगे। पहले मेरे को के की वैल्यू दी है, ठीक है भाई। अब दूसरा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दिया है। आपको पता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि जो आपने डाइलेक्ट्रिक वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में रखा है तो उसका कितना टॉलरेंस होगा, कितना वो टॉलरेट कर पाएगा किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को पर मीटर, क्लियर है। तो मतलब E इज इक्वल टू V/d। तो आपको ये वाली चीज़ जो है उसने दे रखी है। ध्यान से देखो भाई, V/ आपके पास L हो गया V/m, तो यही चीज़ आपको गिवन है, वोल्ट पर मीटर, ठीक है भाई। तो मतलब जो E का वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 1.60 इंटू 10⁻⁷ दैट इज इक्वल टू हाँ ठीक है, दैट इज इक्वल टू V/d। तो मैं यहाँ से D का जो वैल्यू है वो निकाल लूँगा और V का वैल्यू भी आपको दे रखा है 1.60 इंटू 10⁻⁷। ये मेरे पास D का वैल्यू इतना मैंने यहाँ से निकाल लिया, क्लियर है कि इतना डिस्टेंस तो होगा उनके पैरेलल प्लेट जो कैपेसिटर्स हैं उनके बीच में। और दूसरी बात, अब और आगे क्या दिया है तो उसने कैपेसिटेंस भी दे रखा है, ठीक है, कैपेसिटेंस दे रखा है और आपको एरिया कैलकुलेट करना है। अब एरिया कैलकुलेट करने की बात हो रही है और बात आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की हो रही है, तो मैं यहाँ पे सीधा K इंटू ε0A ओवर D लगा सकता हूँ, ठीक है। D मैंने कैलकुलेट कर लिया है, A आपको निकालना है तो कुछ इस तरीके से पहले जनरल फॉर्मूला बना लेंगे। C इंटू D हो गया और डिवाइडेड बाय आपके पास C इंटू D हो गया और यहाँ से K इंटू ε0 आ गया भाई। ये आपका एरिया हो गया। C का वैल्यू आपको दे रखा है, कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया है 1.25 इंटू 10⁻⁻9 और D का वैल्यू हमने यहाँ से सॉल्व कर लिया है, वो कितना है 55 डिवाइडेड बाय 1.60 इंटू 10⁻⁷।
ये ए आ गया आपके पास, क्लियर है। और आपके पास यहाँ पे और क्या बच रहा है, के का वैल्यू बच रहा है, सॉरी एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बच रहा है और के का वैल्यू बच रहा है। के का वैल्यू आपको गिवन है 3.60 जो है के का वैल्यू हो गया, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आप सभी को पता है, ये हो गया आपके पास, क्लियर है। तो ये आ गया आपके पास एरिया, क्लियर है। टर्म्स का मेनली पता रहना चाहिए। अगर आपको नहीं पता चल रहा है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, तो उसके यूनिट्स देखें पीछे, क्लियर है, ठीक है। तो यूनिट से आपको पता चल सकता है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास वो एरिया जो है जिसके बीच में डाइलेक्ट्रिक रखा गया है वो आपके पास रिजल्ट जो है कैलकुलेट हो जाएगा, क्लियर है। सो इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। देखेंगे इसमें क्या बोल रहा है। दो कैपेसिटर्स दिए गए हैं, हैविंग पैरेलल कॉम्बिनेशन में उनको जोड़ा गया है। उस केस में जो एनर्जी आ रहा है उनके पास वो 0.1 जूल दिया गया है भाई, क्लियर है। वो एनर्जी 0.1 जूल आ रहा है जब उन कैपेसिटर्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है, क्लियर है। वहीं आपके पास सिमिलरली फिर से दो कैपेसिटेंस को सीरीज में जोड़ा गया है, ठीक है, और उसी केस में जो इनका एनर्जी है वो इतना दिया गया है और आपके पास सेम पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट आ रहा है। तो आपको सिंपली कैपेसिटी मतलब C1 एंड C2 जो है वो कैलकुलेट करना है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो ऐसे क्वेश्चंस को आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मतलब कि जैसे जैसे उसने बात करी है वैसे वैसे आप लिखते जाएं। पहले उसने बोला है दो कैपेसिटर पैरेलल में है, उनका एनर्जी, तो मैं इसका एनर्जी जो है वो फॉर्मूला लिखूंगा। एनर्जी का फॉर्मूला जो रहता है मेरे पास हाफ ऑफ CP की बात हो रही है, मतलब पैरेलल की बात हो रही है, तो मैं पैरेलल लिखूँ यहाँ पे हाफ CV²। अब एनर्जी यहाँ पे दे रखा है कितना, 0.1 दे रखा है, 1/2 CP इंटू V²। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दें, 2 इंटू 0.1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय V², और ये आपके पास यहाँ से CP का आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 0.1, V का वैल्यू आपको दे रखा है, 2 का स्क्वायर यहाँ से 4 हो जाएगा, और ये 1 हटेगा तो यहाँ से 0 आ जाएगा, मतलब 2/40 हो गया, और 1/20 आ गया आपके पास CP, क्लियर है। तो मतलब यहाँ से जो CP का वैल्यू आएगा आपके पास कैलकुलेट करेंगे आप, तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगा मेरे पास 5 माइक्रोफेरेड। इसको डिवाइड करेंगे आप तो पॉइंट समथिंग आएगा, तो उसको मैं सीधा 5 माइक्रोफेरेड ले रहा हूँ। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में इतना वैल्यू आपके पास आ चुका है। सिमिलरली फॉर आप सीरीज़ के लिए लिखेंगे हाफ ऑफ CS इंटू V²। अब इस केस में जो CS का वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻² इज इक्वल टू 1/2 CS इंटू V²। फिर से वही 1.6 इंटू 10⁻² मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा इधर जाके, और नीचे आ जाएगा फिर से 4 आ जाएगा, और ये आपके पास CS का वैल्यू आ जाएगा, क्लियर है। इसको आप इससे काटेंगे 2 हो जाएगा, और इसको फिर से कटेगा ये 0.8 हो जाएगा। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो 0.8 इंटू 10⁻², इसको हटाएंगे आप, नीचे 10 जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास 8 इंटू 10⁻³ दैट इज़ इक्वल टू CS। तो जो सीरीज़ में वैल्यू आया वो कितना आया, 8 मिलीफेरेड आया। भाई मिली था यहाँ पे, मिलीफेरेड था, ठीक है, माइक्रो नहीं है। सो इसका वैल्यू 8 आ गया, इसका वैल्यू 5 आ गया, मतलब सीरीज़ में जो वैल्यू है वो 8 है, क्लियर है। अब ये दोनों का वैल्यू आ गया। अब आपको पता है कि जो सीरीज़ में जो वैल्यू रहता है, फॉर्मूला जो रहता है आपके पास वो क्या रहता है, सीरीज़ का जो वैल्यू रहता है मेरे पास C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 + C2, ये सीरीज़ का फॉर्मूला है। तो मैं सीरीज़ का वैल्यू जो कैलकुलेट कर रहा है मैं वो यहाँ पे रखूँगा, 8 रखूँगा यहाँ पे, और C1 + C2। अब पैरेलल का वैल्यू क्या रहता है, C1 + C2 इज इक्वल टू 5 रहता है, ठीक है भाई।
मतलब एक तो आपके पास ये हो गया और इसका वैल्यू क्या हो गया C1 प्लस C2। Cp का वैल्यू क्या आपके पास 5 दिया है, हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करा है भाई। तो यही वाला C1 प्लस C2 आप उठा के यहाँ पुट कर देंगे, मतलब कि यहाँ पे 5 आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से जो वैल्यू है इसका ये आ जाएगा आपके पास 40 हो गया और यहाँ से C1 C2 आ गया आपके पास। क्लियर है? तो ये C1 C2 का जो वैल्यू आया है इसको आप कहाँ पुट करेंगे, एक मिनट, C1 C2 1 बाई, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया भाई। यहाँ पे सीधा वैल्यू जो है वो नहीं पुट करना था हमें। तो जो CS का जो वैल्यू आएगा, अब मैं CS का फॉर्मूला लिखूँगा पहले, 1 बाई CS इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। क्लियर है? और ये मेरे को वैल्यू जो है इसका पता है, CS का वैल्यू जो है वो 5 है आपके पास, सॉरी 8 है, यहाँ पे 8 है, और 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। क्लियर है? देखो अब हमारे पास ये सीरीज़ का आ गया, कुछ इसी तरीके से पैरेलल का है। पैरेलल का वैल्यू कितना है 5 है, C1 प्लस C2 है। ठीक है, तो मैं C2 का यहाँ से वैल्यू निकाल सकता हूँ, 5 माइनस C1 हो जाएगा। ठीक है, इसको उठा के आप इसमें पुट कर देंगे भाई। तो यहाँ पे 1 बाई 8 इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा C2 का वैल्यू 5 माइनस C1। इसका आप LCM लेंगे, ये आप LCM लेंगे, यहाँ पे C1 इंटू 5 माइनस C1 हो गया। ठीक है, तो इसको जब LCM लेंगे तो यहाँ पे 5 माइनस C1 प्लस का C1, इससे ये कटेगा। क्लियर है भाई? कैलकुलेशन ही रह गया, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है। तो इसके बाद आप जस्ट इसको 1 बाई 8 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई C1 इंटू 5 माइनस C1। क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, उधर जाके आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5C1 और माइनस का C1 स्क्वायर इज इक्वल टू 40। तो इसके आप फैक्टराइजेशन करेंगे, C1 स्क्वायर माइनस 5C1, ये उधर जाके आपके पास प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा प्लस में 40। यहाँ से आपके पास C1 का वैल्यू जो है आ जाएगा। क्लियर है भाई? वो C1 का जो वैल्यू आएगा वो आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन यू विल गेट फॉर द C2। क्लियर है? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है हमें सोल्व आउट करना था। बड़ा इजी है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है। वर्ड्स को आपको मेनली लेके चलना है, जैसे जैसे उसने बात करी है वैसे वैसे आपको टर्म्स को लिखते रहना है। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So now move to the next question, that is question number 13। देखो इसमें एक सर्किट दिया गया है कुछ इस तरीके से, ये फिगर दिया गया आपके पास जिसमें 2 कैपेसिटर जो है वो लगा रखे हैं। ठीक है, और वो दोनों कैपेसिटर जो है भाई वो सीरीज़ में हैं और इसमें यहाँ पे एक EMF भी दिया गया है। क्लियर है? इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफेरेड है, इसका 2 माइक्रोफेरेड है, और आपको VA माइनस VB भी दे रखा है कुछ इस तरीके से, ऐसा आप कह सकते हैं। ठीक है, ये VA माइनस VB जो है 5 वोल्ट के इक्वल जो है आपको दे रखा है पोटेंशियल डिफरेंस। आपको सिंपली वोल्टेज कैलकुलेट करना है अक्रॉस द ईच कैपेसिटर। मतलब आप ऐसा मानिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है और यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको मैं V2 दे रहा हूँ। क्लियर है? अब देखो यार, इस तरीके के क्वेश्चन में आप थोड़ा मिस्टेक कर सकते हैं, वो ऐसे कि ध्यान से आप अगर आप देखेंगे कि ये दोनों कैपेसिटर जो हैं वो सीरीज़ में है। अगर सीरीज़ में है तो आपके पास चार्ज जो है वो सेम रहता है, Q1 इज इक्वल टू Q2, और यहाँ पे आप क्या लगा सकते हैं C इंटू
V लगा सकते हैं, मतलब C1V1 इज इक्वल टू C2V2 हो जाएगा। और फिर आप क्या करेंगे यहाँ पे C1 इंटू यहाँ से मतलब A से इसको आप VA दे देंगे, ठीक है, इसको आप VB दे देंगे और इसको आप यहाँ पे 10 दे ही रखा है, ठीक है। तो आप कुछ इस तरीके से करेंगे, VA माइनस 10 इज इक्वल टू C2 का वैल्यू इसमें आपको दे रखा है, C1 का भी वैल्यू दे रखा है 1 दे रखा है यहाँ पे, और C2 का वैल्यू यहाँ पे उसने कितना दे रखा है भाई 2 दे रखा है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे 10 माइनस VB कर देंगे और फिर आप इसको सॉल्व करेंगे, VA माइनस 10 इज इक्वल टू 20 माइनस VB करेंगे आप यहाँ पे, फिर आप जो वैल्यू लेंगे VA प्लस VB इज इक्वल टू 30 आ जाएगा आपके पास। ये एक इक्वेशन ये आ गया आपके पास, दूसरा यहाँ पे दिया है, इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगा वो 5 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करते हैं, लेकिन ये गलत है, ये मेथड इसलिए गलत है बिकॉज यहाँ पे जो टर्म दिया है ये वोल्टेज डिफरेंस नहीं है भाई, ये EMF है। ये कैपेसिटेंस के केस में भी क्वेश्चन दिया गया है, ये आपके पास EMF है, ध्यान रखें, ठीक है। तो आप इस तरीके से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आपका जो रिज़ल्ट है वो सही नहीं आएगा। मैं बता दे रहा हूँ आपको, 35 हो जाएगा, यहाँ पे जो VA का वैल्यू है वो 17.5 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेथड जो है गलत है क्योंकि यहाँ पे EMF दिया गया है, ठीक है। तो इसको आप सिंपली आप जो रूल लगाते हैं, ठीक है, किरचॉफ रूल लगाते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, मतलब आपको V1 इज इक्वल टू Q बाई C1 चाहिए। सिमिलरली आपको Q बाई C2 चाहिए, किसके बराबर, V2 के बराबर। तो चार्ज तो है दोनों में सेम ही रहेगा, सीरीज़ में है कैपेसिटर्स, तो यहाँ पे अगर मैं चार्ज निकाल लूँ और C1 मेरे पास दिया हुआ है, C2 मेरे पास दिया है, तो मेरे पास V1 और V2 आ जाएंगे। बड़ा सिंपल सा तरीका है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास प्लस Q चार्ज होगा और यहाँ पे माइनस Q चार्ज होगा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे फिर से प्लस Q है और यहाँ पे माइनस Q है, ठीक है। तो आप इधर से चल रहे हैं, आप, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले Q बाई C1 आ जाएगा, ठीक है भाई। जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो किसके बराबर आएगा, Q बाई C1 आ जाएगा। फिर माइनस का 10 आ जाएगा क्योंकि माइनस पहले आ रहा है आपके पास यहाँ पे, फिर आपके पास यहाँ पे प्लस आ रहा है, प्लस का Q, तो यहाँ पे प्लस Q डिवाइडेड बाई C2 इज इक्वल्स टू कितना आपके पास 5 दिया हुआ है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस जो है दोनों के बीच का वो 5 दिया है, उसी के इक्वल हमने रखा है। तो Q डिवाइडेड बाई C1 का वैल्यू कितना है आपके पास, C1 का वैल्यू जो है वो 1 माइक्रोफैरेड था, तो 1 माइक्रोफैरेड है, तो यहाँ पे 10⁻⁻⁶ लिखूँगा, यहाँ पे 10 लिखूँगा, फिर से मैं Q लिखूँगा, और C2 का वैल्यू है वो कितना है 2 है, तो 2 माइक्रोफैरेड है, तो 2 इंटू 10⁻⁻⁶ हो जाएगा। क्लियर है भाई। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो LCM आएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू 10⁻⁻⁶, ये इससे कटेगा तो यहाँ पे 2Q आ गया, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 इंटू 10⁻⁻⁶ हो गया, प्लस का Q हो गया इज इक्वल टू 5 हो गया। क्लियर है। तो वही ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है, मेथड हमें सेम रखना है, ध्यान देना। EMF दिया है या वोल्टेज दिया है, तो कुछ इस तरीके से इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 3Q हो जाएगा, 3Q माइनस 20 इंटू 10⁻⁻⁶ इज इक्वल टू ये वाला टर्म इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो भाई कितना आ गया यहाँ पे 10 इंटू 10⁻⁻⁶, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और 3Q इक्वल टू किसके बराबर आ गया, ये टर्म उधर जाएगा तो 30 हो गया। यहाँ से Q का वैल्यू इस बार 10 आ गया भाई। अगर Q का वैल्यू 10 आ गया तो V1 और V2 जो है मैं आराम से निकाल सकता हूँ, Q बाई C1। Q का वैल्यू कितना है, Q का वैल्यू, Q तो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया है, और C1 का वैल्यू कितना था इस बार 1 था, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 10 वोल्ट आ जाएगा भाई। सिमिलरली फॉर V2, ये आपका V2 हो गया, Q बाई C2, और यहाँ पे कितना है, ये 2 है, तो ये कटेगा, यही आपका
मेनली आपको कैलकुलेट करना था। क्लियर है? तो ध्यान दें यहाँ पे EMF है वो सीरीज़ वाला सही है, बिल्कुल मेथड अच्छा है। अगर यहाँ पे ई ना देता और आपको सिंपली V दे देता। क्लियर है? तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन चल रहा है, बेसिक चल रहा है बिल्कुल कैपेसिटर का, बोर्ड के लिए लेकिन बहुत अच्छा है। बोर्ड के लिए आपको जितना प्रैक्टिस कर सके आप, इसमें से अच्छे क्वेश्चन जो है लेवल 1 के आराम से 15 से 20 क्वेश्चन जो पहले हैं वो बहुत ही अच्छा रहता है बोर्ड के लिए। तो इसमें देखेंगे क्या बोल रहा है, सेवरल 10 पिकोफैरेड कैपेसिटर्स आर गिवन मतलब आपको बहुत सारे 10 पिकोफैरेड के कैपेसिटर जो हैं वो दिए गए हैं, ठीक है, और जिनमें उनका जो वोल्टेज है वो कितना है, हर कैपेसिटर का वो 100 वोल्ट है। क्लियर है? बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं 10 पिकोफैरेड के और हर कैपेसिटर्स का जो वोल्टेज डिफरेंस है वो 100 वोल्ट आ रहा है आपके पास। ये 10 पिकोफैरेड हो गया। अब आपको पूछ रहा है कि हाउ वुड यू कंस्ट्रक्ट ए कैपेसिटेंस ऑफ 2 पिकोफैरेड एंड केपेबल ऑफ विदस्टैंडिंग 500 वोल्ट। मतलब आप इन 10 पिकोफैरेड कैपेसिटर का यूज़ करते हुए किस तरीके से इन कैपेसिटर्स को बनाएंगे जिनका रिजल्टेंट जो है वो 2 पिकोफैरेड आ जाए। क्लियर है? और उनका वोल्टेज 500 आपके पास वोल्ट आना चाहिए। दोनों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला। तो पहला पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। अब देखो 10 पिकोफैरेड के कितने कैपेसिटर लगाऊंगा मैं, चाहे सीरीज़ में लगाऊं चाहे पैरेलल में लगाऊं, ठीक है, रिज़ल्ट मेरे पास ये आना चाहिए। तो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे मेरे पास कुछ ले दे के यहाँ पे 5 कैपेसिटर्स बन रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ इनको सीरीज़ में 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 और ये कितना हो गया, 4 और 1 5। क्लियर है? ये मैं क्यों लगा पाया हूँ, क्योंकि यहाँ पे रिजल्टेंट जो है वो 500 वोल्ट चाहिए था और एक के ऊपर हमें 100 वोल्ट दे रखा है। तो अगर 5 को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ इससे तो 500 वोल्ट हो जाएगा। मतलब मेरे को इतना पता चल गया कि 5 कैपेसिटर इसको मिला के आ रहे हैं। क्लियर है? तो अगर 5 इसको मिला के आ रहे हैं तो वही 5 मैं यहाँ पे लगा के देख रहा हूँ। अगर लगा के देख रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे पास LCM 10 आ रहा है और यहाँ पे कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो 1/2 हो गया डिवाइड बाई 1/CS और ये कितना आ गया 2 पिकोफैरेड जो कि आपको चाहिए था। क्लियर है? समझ आ गया होगा भाई, बड़ा इजी था। तो हमें पता चल गया कि 5 कैपेसिटर जो है हमें लगाने हैं। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट जिनका 500 वोल्टेज जो है वो आया है। अब बात रही जो बी पार्ट है इसका, यार थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब वो बोल रहा है कि बहुत सारे जो कैपेसिटर्स हैं उनका रिजल्टेंट जो है जोड़ते हुए उनको 20 पिकोफैरेड जो है वो आना चाहिए। ठीक है, और वहीं उनका रिजल्टेंट भी वोल्टेज का 300 वोल्ट जो है आना चाहिए हर कैपेसिटर का। तो देखो एक का 100 है और हमें 300 चाहिए, तो तीनों को मिला के तो मेरे पास 300 आएगा। मतलब कैपेसिटर तो 3 रहेंगे। मतलब यहाँ पे मैं अगर 3 कैपेसिटर भाई लगा दे रहा हूँ, ये तो बढ़िया हो गया। यहाँ पे 3 कैपेसिटर लगाए हैं तो यहाँ पे 300 वोल्ट पूरा आ गया। पहली कंडीशन मेरे पास पूरी हो गई। बट घोटाला यहाँ पे ये हो गया कि भाई ये तो पूरा ही नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे अगर आप 10 लगाएंगे, यहाँ पे 10 लगाएंगे, यहाँ पे 10 लगाएंगे तो 10 + 10 + 10 कितना हो जाएगा। सीरीज़ में लगाएंगे तो कितना हो गया, 10/3 आ रहा है, करके देख लेंगे। ठीक है, सो 10/3 आ रहा है यार यहाँ पे। तो ये तो गड़बड़ हो गई, ये वाली कंडीशन तो सक्सेसफुल हो गई। तो भाई इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, वोल्टेज डिफरेंस जो है 300 ही रखना है। मतलब यहाँ पे जो वोल्टेज डिफरेंस है वो 300 है इन तीनों को मिला के। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि यहाँ पे एक और ब्रांच बना दूँ इसी की, क्योंकि पैरेलल में तो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे आया है वही यहाँ पे आएगा, कोई चेंज तो नहीं होगा। ये वाली कंडीशन तो वैसे ही रहेगी। एक और लगा के देख रहा हूँ, लीजिए। तो यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, फिर से यहाँ पे 10 10 10। तो इसका वैल्यू भी 10/3 आ गया, इसका वैल्यू भी 10/3 आ गया और इसका वैल्यू भी 10/3
3 आ गया। अब इसको अगर आप ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है भाई, 10 20 30, 30/3 10 आया अभी भी टोटल 10 आया, लेकिन हमें 20 चाहिए। तो आपको सिंपली 3 ब्रांचेस हैं और 3 और ऐड कर दो भाई। 3 यहाँ पे आप शॉर्ट ट्रिक यही है इसका कि आप यहाँ तक कैलकुलेट कर लें, ठीक है। 10 आ गया टोटल कैलकुलेट करके, आपको 20 चाहिए, मतलब 3 ब्रांचेस सीधा सीधा और ऐड करनी पड़ेंगी। तो आपको ज़्यादा सॉल्व आउट करने का इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली यू हैव टू राइट 6 डिफरेंट ब्रांचेस जो है डिफरेंट ब्रांचेस आ जाएगा, क्लियर है। वहीं ईच ब्रांच में जो वैल्यू आ रहा है वो 10/3 है, क्लियर है, समझ आ गया होगा भाई, ठीक है। तो यही इसका रिजल्ट था। तो इसका जो वैल्यू है वो 300 वोल्ट जो है वो भी आ चुका है। ज़्यादा सोल्व नहीं करना है भाई, यहाँ तक हो गया, पता चल गया 10 + 10 + 10 30 हो गया, 30/3 10 आ गया। अब 10 आ गया तो यहाँ पे 20 चाहिए था, 20 चाहिए तो मतलब 3 ब्रांच और ऐड हो जाएंगी सीधा सीधा, ठीक है। तो ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है, इजी क्वेश्चन था लेकिन बोर्ड के लिए अच्छा है। सो नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। तो देखेंगे इसमें भाई ये कलरफुल नहीं है, मतलब आप ऐसा मत समझें कि ये कलरफुल चल रहा है, पहले रेड से लिखा है कुछ ग्रीन से लिखा है, मतलब मैं इसीलिए लिखा हूँ यहाँ पे क्योंकि आपको समझना है। अभी देखेंगे, पहले बता दे रहा हूँ, अभी इसमें बोल रहे हैं 2 कैपेसिटर्स हैं आपके पास, सीरीज़ में उनको जोड़ा गया है, ए और बी 2 कैपेसिटर्स हैं और उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये 100 वोल्ट दिया गया है, क्लियर है। सप्लाई जो है 100 वोल्ट लगाई गई है ए और बी के बीच में, और ये ऑब्ज़र्व करा गया आपके पास कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस जो आ रहा है वो 60 और 40 में डिवाइड हुआ है, क्लियर है। तो पहले उसने इतना स्टेटमेंट बोला, उसके बाद बोल दे रहा है ए कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैरड कनेक्टेड इन पैरेलल टू ए एंड पोटेंशियल डिफरेंस राइजेस टू 90 डिग्री, कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ ए एंड बी। मतलब उसके बाद बोल दे रहा है पहले ए और बी लगाए थे, तब उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा गया था 100 का करा गया था। तो जब 100 का करा गया तो एक कैपेसिटर को 60 मिला, दूसरे को 40 मिला, क्लियर है। और वहीं उसके बाद जब ए वाले के साथ 2 माइक्रोफैरड का एक और कैपेसिटर जो है पैरेलल में जोड़ दिया गया, तब उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 90 वोल्ट जो है हो गया। यहाँ पे बी का आएगा, बी का ऑफ बी का जो है वो 90 डिग्री और 90 वोल्ट जो है पहुँच गया, क्लियर है। तब आपके पास कैपेसिटेंस कितना आएगा ए और बी का, वो आपको कैलकुलेट करना है। देखो मैं अब ये डिफरेंट कलर में इसलिए लिखा हूँ क्योंकि आपको जस्ट स्टेटमेंट का यूज़ करना है, जैसे जैसे आपको स्टेटमेंट लिखा गया है उसका यूज़ करते जाना है। पहले वाला स्टेटमेंट यहाँ तक है, ठीक है। पहले आप इसको सॉल्व करिए, इसको मैं सॉल्व करूँगा तो कुछ इस तरीके से मैं सॉल्व करूँगा। ये मेरे पास एक कैपेसिटर ये हो गया और एक कैपेसिटर मेरे पास ये हो गया, और ये मेरे पास 100 वोल्ट का सप्लाई हो गया, और ये C1 दे दो, इसको C2 दे दो, क्लियर है। अब वो बोला कि भाई C1 वाले के पास 60 वोल्ट चला गया और इसके पास 140 वोल्ट चला गया, क्योंकि टोटल जो है वो 100 था, ठीक है। तो अब इतना हो गया। अब मेरे पास ये वाला कंडीशन आ गया। अब देखो इसके अराउंड जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो V1 आएगा, इसके अराउंड क्या आएगा, V2 आएगा। वो तो डिफरेंट ही होगा क्योंकि दोनों चार्जेस सीरीज़ में है, सीरीज़ में पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करता है। तो मैं यहाँ पे भाई V1 का वैल्यू क्या लिखूँगा, Q/C1 लिखूँगा, ठीक है। Q/C1 की जगह मैं यहाँ पे C1 तो हमारे पास है नहीं, ठीक है, तो C1 इतना ही रखेंगे हम। तो मतलब जो इसका वैल्यू आएगा, V1 का वैल्यू आपको दे रखा है तो ये 60 आ गया। सिमिलरली फॉर V2 के लिए लिखूँगा भाई, मैं V2 के लिए जो वैल्यू लिखूँगा वही इसके लिए, तो मैं 40 लिखूँगा इज इक्वल टू Q/C2 लिखूँगा, क्लियर है। इतना समझ आ गया होगा। अब आप इसको डिवाइड कर दें, इसको फर्स्ट दे दें, इसको सेकंड दे दें, ठीक है। जब आप डिवाइड करेंगे तो ये मेरे पास Q/C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाय Q, ये Q से Q कट हो जाएगा। पहले वाला वैल्यू क्या है, 60 है, डिवाइडेड बाय
40 है, ये 0 से 0 मर गया यहाँ पे। C2 डिवाइडेड बाय C1 तो किसके बराबर आया ये 6/4, मतलब कि 3/2 आ गया। तो मतलब C2/C1 का इतना मेरे पास वैल्यू जो है पहली स्टेटमेंट के लिए आ गया। यहाँ तक क्वेश्चन जो है ख़त्म हुआ, स्टेटमेंट इतना ख़त्म हुआ। अब आगे वाली को यूज़ करो, मैं इसीलिए डिफरेंट वे में लिखा हूँ। तो इसके बाद वो बोल दे रहा है कि अब आप एक कैपेसिटर लेते हैं और ए वाले के साथ जोड़ देते हैं, ठीक है, ए वाले के साथ, इसके साथ कुछ इस तरीके से कैपेसिटर जो है ये ऐसे एक और कैपेसिटर जोड़ दिया, जिसका कैपेसिटी जो है वो कितना है, वो मेरे पास दिया है इस बार 2 माइक्रोफैरड। ठीक है भाई, समझ आ गया होगा, क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से जोड़ दिया गया। अब आप फिर से यही वाला कॉन्सेप्ट जो है इसके ऊपर लगा दीजिए। अब इसको यूज़ करेंगे तो मैं क्या करता हूँ, इसको पहले सॉल्व कर लूँगा। इसको सॉल्व करके मेरे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास कुछ इस तरीके से वैल्यू ये आ जाएगा, और इसका जो वैल्यू आएगा भाई कितना आ जाएगा, C1 प्लस में 2 हो जाएगा। और क्योंकि दोनों पैरेलल में है तो सीधा फॉर्मूला लगा के मेरे पास ये C1 प्लस 2 हो गया, और इसका वैल्यू जो है ये मेरे पास C2 है। अब उसने बताया था कि भाई अगर आप 2 माइक्रोफैरड का जो कैपेसिटर है वो इसके साथ लगाते हैं तो जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है B का, मतलब इसका, वो कितना बढ़ जाता है, 90 वोल्ट। अगर इसका 90 वोल्ट है और ये टोटल 100 है तो यहाँ पे कितना बचा, 10 वोल्ट बच गया। ठीक है, हो गया, बस अब हो गया क्वेश्चन। अब आप यही वाला मेथड जो है इसके ऊपर लगाएंगे तो जल्दी से सॉल्व करेंगे। तो V1 का जो वैल्यू मैं लिखूंगा फिर से Q/C1 लिखूंगा। C1 कितना है इस बार, C1 प्लस 2 है, ठीक है जी। इसके बराबर किसके बराबर है, ये 10 के बराबर है। सिमिलरली आप V2 का लिखेंगे, कितना है ये मेरे पास आ रहा है Q/C2 है, जो कि किसके बराबर है भाई, 90 के बराबर है, ठीक है। इसको आप डिवाइड करेंगे V1/V2 करेंगे मतलब, तो ये आ जाएगा Q/C प्लस 2 इंटू डिवाइड बाई C2, और ये इससे कटेगा, इसको आप इससे डिवाइड कर देंगे, थोड़ा इजी हो जाएगा, थोड़ा इजी हो जाएगा। इसको आप इससे डिवाइड कर देंगे Q/C2, तो C1 प्लस 2 डिवाइड बाई Q से Q कट हो जाएगा भाई, तो 90 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज़ इक्वल टू 9 आ गया। मतलब ये मेरे पास वैल्यू आया C1 प्लस 2 डिवाइड बाई C2 इज़ इक्वल टू 9 हो गया भाई, ठीक है। बड़ा इजी हो गया सॉल्व करना, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं रही है। कैलकुलेशन बचा है इसमें, जस्ट हमें इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। C1 प्लस, ये मेरे पास पहला इक्वेशन आया था, तो मतलब जो मेरे पास ये वैल्यू है कितना आ जाएगा ये, हाँ C2 का जो वैल्यू आया ये कितना आ गया, 3/2 C1 आ गया, ठीक है भाई। इसको उठा के आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, C1 प्लस 2 इज़ इक्वल टू 9 इंटू 3/2 C1 हो गया, क्लियर है। तो ये इतना हो गया, कहीं मिस्टेक नहीं आएगी हो भाई, तो ये हो गया, ठीक है। 27 डिवाइडेड बाई 2 C1, और ये 2 को आप इधर रखें और इसको C1 को यहाँ से माइनस करेंगे, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, ये 25 C1 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा भाई, ठीक है। तो जो C1 का वैल्यू आया 4/20 आया, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू उठा के आप इसके बाद इसमें रख देंगे तो आपके पास C2 का वैल्यू भी आ जाएगा, ठीक है। सो आपको जो कैलकुलेट करना था वही आपको मिल गया है। तो बड़ा इजी है, बड़े बेसिक ये क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है सोल्व करने में, जस्ट कैलकुलेशन है। तो बस आपको ध्यान रखना है जैसे जैसे उसने स्टेटमेंट का बोला गया है उसी तरीके से ही आपको इनका यूज़ करते जाना और आगे बढ़ते जाना है। तो अभी यहीं तक, बाकी आगे नेक्स्ट
जो है वो डिस्कस करेंगे हम।